नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात, बकी बात और फसक समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। देश भर में चुनावी चर्चा गर्म है, तो एक्स्ट्रा कवर की शुरुआत भी चुनावी छुइयों से ही करते हैं। लगातार कड़वाहट से घिरती जा रही भारतीय राजनीति और उसकी बहसों के बीच चुनाव परिणाम कुछ मिठास घोलते नजर आते हैं, क्योंकि दशकों बाद किसी चुनाव परिणाम से देश का लगभग हर तबका संतुष्ट है और उम्मीद बांधे हुए है। सत्ताधारी भाजपाई खुश हैं कि उनकी सत्ता बरकरार है। वे इस बार भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे हैं, सरकार बना रहे हैं और उनके नेता नरेंद्र मोदी तो जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार इस पद की शपथ ली है। उधर कांग्रेसी भी खुश हैं कि उन्होंने भाजपा की सीटों में तगड़ी सेंध लगाई है और 2019 की तुलना में लगभग दोगुनी सीटें हासिल की हैं। इसके साथ ही उनके नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की उस कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं जो भाजपा की एकतरफा जीत के चलते पिछले एक दशक से खाली ही रही थी। समाजवादी खुश हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने प्रतिद्वंदियों को ऐसा फचोड़ा कि देश के इस सबसे बड़े राज्य में वो अकेले ही सबसे ज्यादा सीटें ले उड़े। ममता बनर्जी खुश हैं कि भाजपा का अजेय नजर आता अश्वमेध का घोड़ा जब पश्चिम बंगाल में दाखिल हुआ तो उन्होंने उसे ईडन गार्डन के पिछवाड़े में बांधकर छोड़ दिया। पलट पलट कर अपनी राजनीति पकाने वाले और पलटने के मामले में सिमरन से भी कहीं आगे निकल चुके नीतीश बाबू भी खुश हैं कि वो इस बार भी सत्ता की मलाई खूब सपोड़ेंगे और अपना मूल मंत्र दोहराते रहेंगे कि बिरणी पीठिम खौ और हगद्दा गीत गाओ। ठीक ऐसी ही खुशी चंद्रबाबू नायडू और उनकी तेलुगु देशम पार्टी की भी है, और इन सभी से ज्यादा खुश तो वो ईवीएम मशीनें होंगी जो बीते कुछ सालों में मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हुई हैं, लेकिन इस बार किसी भी तरह के लांछन से बच गई हैं। उत्तराखंड के लिए भी चुनाव परिणाम अपेक्षित ही रहे, इसलिए निराशा का भाव यहाँ भी कम ही है। प्रदेश के जो लोग इन परिणामों से निराश हुए वे असल में चुनाव से पहले भी जानते थे कि उत्तराखंड में चुनाव एक तरफा रहने वाला है। कांग्रेस सभी सीटों पर पहले ही हथियार डाल चुकी थी और उसके तमाम बड़े नेता चुनावी टिकट लपकने के बजाय चुनाव के नाम से ही उबरा जुगा हो गए थे। गढ़वाल सीट इसका अपवाद जरूर बनी, जहां गणेश गोदियाल ने अपनी अलहदा शैली से चुनाव को इतना रोमांचक बना दिया था कि भाजपा ने भी इसे हॉट सीट करार दिया। उनके समर्थक परिणामों से थोड़ा हताश जरूर हैं, लेकिन उनमें इस बात की खुशी भी है कि 2019 की तुलना में यहां हार का अंतर काफी कम रहा है और इन चुनावों ने गणेश गोदियाल को कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित भी कर दिया है। प्रदेश की जो दूसरी लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही वो थी टिहरी की सीट, जहां 26 साल के बॉबी पंवार ने इसे रोमांचक बनाया। इस सीट पर जनता ने भले ही आओ रानी हम ढोएंगे पालकी वाला जनादेश दिया है, लेकिन पहली बार चुनाव में उतरे बॉबी पंवार को 1,68,000 वोट मिलना प्रदेश में वैकल्पिक राजनीति की गुंजाइश को बेहद मजबूत कर रहा है। बाकी 3 सीटों पर चुनाव एक तरफा ही आंका जा रहा था, परिणाम भी वैसा ही रहा। हालांकि प्रदेश भर में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि यहां कांग्रेस की लोकप्रियता भी बढ़ी हो, बल्कि उनका वोट शेयर इसलिए बढ़ा है क्योंकि भाजपा के प्रति लोगों में निराशा बढ़ी है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि उत्तराखंड में अगर मतदान पहले चरण में न होकर कुछ देर से हुआ होता तो परिणाम इससे काफी अलग भी हो सकते थे, क्योंकि तब देश में एंटी इनकम्बेंसी का होना साफ साफ दिखने लगा था। बहरहाल कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा जीती है, लेकिन इसमें भाजपा के नवनिर्वाचित सांसदों का योगदान न्यूनतम है। उनकी जीत का प्रमुख कारण वही मोदी फैक्टर रहा जो उत्तराखंड में इस बार भी काम कर गया और भाजपा प्रत्याशियों के लिए लखड़ाना आग और तड़तड़ा भाग वाली स्थिति बना गया। वैसे इन चुनाव परिणामों और नई सरकार के गठन में उत्तराखंड के लिए कई संदेश भी छिपे हैं। इन्हें समझने की शुरुआत भाजपा से ही करते हैं। ऊपरी तौर से देखें तो भाजपा के लिए ये परिणाम सबसे मुफीद रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तक सभी की साख बनी रही कि उनके नेतृत्व में प्रदेश की सभी 5 सीटें भाजपा की झोली में आ गई। लेकिन थोड़ा बारीकी से अगर इन परिणामों को खंगाला जाए तो नजर आता है कि प्रदेश में भाजपा के वोट शेयर में जबरदस्त गिरावट आई है। जहां 2019 में भाजपा का वोट शेयर करीब 68% था, वहीं इस साल ये घटकर 58% हो गया। बिना मजबूत प्रतिद्वंदियों के भी वोट शेयर में इतनी गिरावट आना साफ साफ इशारा करता है कि भाजपा के प्रति यहां भी लोगों में उदासीनता बढ़ी है। इसका फायदा आगे चलकर कांग्रेस को होगा या किसी और को, इस पर अभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रदेश के भाजपा नेताओं का वर्षफल थोड़ा बांच लेते हैं और इसकी शुरुआत इतिहास के एक दिलचस्प किस्से से करते हैं। किस्सा तब का है जब हेमवती नंदन बोगड़ा इंदिरा गांधी से अलग हुए थे। उस दौर में किसी ने बोगड़ा से इंदिरा गांधी की राजनीति के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया था
कि इंदिरा गांधी वो शख्सियत हैं जो पहले तो पौधा लगाती हैं, उसे खाद पानी देती हैं और फिर खुद ही उखाड़ कर देखती हैं कि कहीं इसने मजबूत जड़ें तो नहीं पकड़ ली। कुछ ऐसी ही राजनीतिक प्रवृत्ति मोदी और अमित शाह की जोड़ी की भी है, जिन्होंने केंद्र में आने के बाद से भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की जड़ें उखाड़ उखाड़ के परख लिया है। उत्तराखंड में भी चुनावों से पहले ही रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत जैसे दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के राजनीतिक भविष्य पर कांटे लगाए ही जा चुके हैं। एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी बड़े बेआबरू होकर कूचे की परेड कराई ही जा चुकी है और अब वनवास से उनकी वापसी हुई भी है, तो भी मंत्रिमंडल की राह उनके लिए फिलहाल नहीं बनाई गई, बल्कि ये राह जिन अनिल बलूनी के लिए सबसे आसान बताई जा रही थी, उनकी स्थिति भी फिलहाल अब खमाचा वाली हो गई है और प्रदेश से अजय टम्टा को मंत्री बनाया गया है। अब इनकी जड़ें परखने का काम कब किया जाएगा, वो चाहे भविष्य की गर्त में हो, लेकिन साइड लगाए गए ये तमाम नेता प्रदेश में धामी सरकार की जड़ें परखने का काम अभी से शुरू करने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो उनके लिए भी हालिया चुनाव परिणाम कुछ चौंकाने वाले रहे हैं। नहीं, इसलिए नहीं कि उन्हें जीत की उम्मीद रही हो और वे हार गए, बल्कि इसलिए कि उन्हें जितनी बुरी तरह हार की उम्मीद थी, वे उतनी बुरी तरह नहीं हारे। चुनावी समर से पहले ही कांग्रेस के नेता ऐसे घबराए हुए थे जैसे उन्हें पता था कि भाजपा का मजबूत बल्द उन्हें एक ही चोट में चुनावी पुंगड़े से कहीं दूर चुला देगा, लेकिन चुनाव हुए तो वो बल्द बस हल्की सी ढसाक ही मारकर रह गया। हरिद्वार सीट को हरीश रावत ने पुत्रमुह की भेंट चढ़ाया, फिर भी वहां कांग्रेस को 4,90,000 वोट मिल गए। नैनीताल सीट जो पूरी तरह से एक तरफा लग रही थी और जहां कांग्रेस ने ऐसा प्रत्याशी उतारा था जिसका नाम काला ढूंगी से बाहर भी बहुत कम लोग जानते थे, वो प्रत्याशी भी 4,38,000 वोट पा गया। टिहरी लोकसभा सीट पर भी हुए जालू करते हुए उदासीन चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के ज्योत सिंह गुंसोला 1,90,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर जा पहुंचे, जबकि यहां सीधी लड़ाई युवा नेता बॉबी पंवार और सिर्फ चुनावों के मौसम में क्वारंटीन से निकलने वाली महारानी राज्यलक्ष्मी शाह के बीच मानी जा रही थी। ये आंकड़े इतना तो बताते ही हैं कि कांग्रेस अभी पूरी तरह से खडियाण जुगा भी नहीं हुई है और इसका संगठन अगर अब भी शिद्दत से मेहनत करे तो कई दागी, बागी, अभागी, निर्भागी जो इसे छोड़कर भागे हैं वो वापस आने में भी देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाजपा ने जिस तेजी से इन्हें अपनी पार्टी में लिया है उसके दुष्परिणाम तो आने वाले निकाय चुनावों से ही साफ साफ दिखना तय है। और विधानसभा चुनाव आते आते तो कभी ई छोर लस, कभी वी छोर ढस करने वाले ये तमाम नेता बिदकेंगे ही बिदकेंगे। हालांकि तब कांग्रेस को तय करना होगा कि नेताओं का ऐसा नीतीशीकरण उसे कितना स्वीकार्य है। भाजपा कांग्रेस से इतर ये चुनाव परिणाम उत्तराखंड में वैकल्पिक राजनीति के बारे में भी काफी कुछ बताते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टिहरी सीट से बॉबी पंवार को इतने ज्यादा वोट पड़ना कि पहाड़ के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में तो वो सबसे ज्यादा वोट लेकर पहले नंबर पर रहे हैं। उनके चुनाव ने न सिर्फ ये दर्शाया कि भाजपा कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टियों को चुनौती देना संभव है, बल्कि ये भी स्थापित कर दिया कि क्षेत्रीय मुद्दों को अगर सलीके से उठाया जाए तो इस प्रदेश में भी स्थानीय पार्टी की जमीन तैयार की जा सकती है, वैसी ही जमीन जैसी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक दिखती है। यूं भी देखें तो क्षेत्रीय घटकों का होना उनके अपने अपने प्रदेश के लिए डबल इंजन होने से कहीं बेहतर साबित होता है। वे केंद्र सरकार से अपने प्रदेश के लिए बार्गेन करने की बेहतर स्थिति में होते हैं, उत्तराखंड जैसी स्थिति में नहीं, जहां प्रदेश नेताओं का केंद्र से संबंध सिर्फ दरबार में माथा टेकने, भोग लगाने और पंजीरी खाकर स्तुतिगान करने का ही है। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है कि वो इस बार जिस भी सीट पर चुनाव लड़ी, हर उस सीट पर उससे कहीं ज्यादा वोट तो नोटा को मिले हैं। एक समय था जब उत्तराखंड क्रांति दल अपने नाम को चरितार्थ करती थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि उसे एक क्रांति की जरूरत तो सबसे पहले अपने ही लिए है। यूकेडी आज एक ऐसी पार्टी बन गई है जहां सब नेता ही नेता हैं, जबकि कार्यकर्ता एक भी नहीं। यूकेडी में हर किसी को पार्टी अध्यक्ष बनना है और मुख्यमंत्री से नीचे तो उनके किसी भी नेता को कोई भी पद मंजूर नहीं, जबकि नेता ऐसे हैं कि बांजा गांव को घिंडवा प्रधान भी उनसे ज्यादा जनाधार रखता है। मुद्दों को लेकर भी ये पार्टी अब ऐसी खोरबगनी हो गई है कि जिस मुद्दे को उठा ले उसी का बंटाधार। हालांकि पिछले कुछ समय में भू कानून, मूल निवास और रोजगार जैसे उन मुद्दों पर भी यूकेडी सक्रिय दिखी, जिन्हें जनता का खूब समर्थन भी मिला, लेकिन इनमें भी पार्टी की लीडरशिप गायब ही थी और ये मुद्दे सिर्फ युवाओं की सक्रियता के चलते ही जन जन तक पहुंच सके। एक पूरी राजनीतिक विरासत का खत्म हो जाना कैसा होता है, इसे यूकेडी की वर्तमान स्थिति में देखा जा सकता है। ये स्थिति बदल भी सकती थी, लेकिन ए से लेकर जेड तक कई धड़ों में बढ़ चुकी यूकेडी जब अपना चुनाव चिन्ह तक नहीं बचा सकी, तो प्रदेश को कैसे बचाएगी, इसका विश्वास लोगों में फिलहाल तो नहीं है।
कुछ उम्मीद जगाते युवा जरूर इस पार्टी में हैं जिन्होंने बीते दिनों इतने जबरदस्त आंदोलन खड़े किए कि उत्तराखंड आंदोलन की यादें ताज़ा हो आई। लेकिन यूकेडी के मठाधीश इन युवाओं को पार्टी में आगे आने देंगे, इसकी कोई सूरत फिलहाल नजर नहीं आती और ऐसे में यूकेडी पुनर्मूषको भव होने के लिए ही अभिशप्त रहेगी। राजनीतिक चर्चा से आगे बढ़ते हुए एक नज़र बीते हफ्ते प्रदेश में हुई कुछ और घटनाओं पर भी डालते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रही केदारनाथ की थार कारें इस हफ्ते भी चर्चा में बनी रही। एक वीडियो इस दौरान खूब वायरल हुआ जिसमें 2 थार गाड़ियों में से कुछ लोगों को केदारनाथ मंदिर के पास उतरते हुए देखा जा सकता है। सरकार का कहना था कि ये गाड़ियां बुजुर्गों, विकलांगों और बीमार लाचार लोगों के लिए हेलीकॉप्टर से वहां उतारी गई हैं। लेकिन वीडियो में जो लोग इन गाड़ियों से उतरते दिख रहे हैं वो न तो बुजुर्ग थे, न विकलांग और न ही बीमार या लाचार नजर आ रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने पर जब लोगों ने सरकार को घेरना शुरू किया तो सरकार तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आई और कुछ तस्वीरें और एक अखबार की कतरन सामने लाते हुए कहने लगी कि केदारनाथ में बीमार तीर्थ यात्रियों के लिए थार बनी मददगार। झूठ बोलते हुए इतना क्यूट डिफेंस आज से पहले या तो जॉनी जॉनी यस पापा वाले जॉनी ने ही लिया था या अब उत्तराखंड सरकार ने ही लिया है। बहरहाल बीते दिनों कुछ उदास खबरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से भी आई, जहां सहस्त्रताल ट्रैक पर गए 9 लोगों की मौत हो गई। सबसे दुखद यह है कि 4 जून की यह घटना अपनी तरह की कोई पहली घटना नहीं है। दैनिक जागरण में छपी शैलेंद्र गोदियाल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 सालों में सिर्फ उत्तरकाशी जिले में ही 64 ट्रैकर्स की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में ट्रैकिंग का खूब प्रचार तो करती है, लेकिन बेहद जोखिम भरे ट्रैक्स पर भी सरकार की लापरवाही के चलते हर साल कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। ट्रैकिंग के लिए सरकार ने खुद जो नियम सालों पहले बनाए हैं उनके क्रियान्वयन के लिए आज तक भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनाई गई है। ऐसे में पर्यटन विभाग हादसा होने पर सारी जिम्मेदारी वन विभाग के सर फोड़ता है और वन विभाग सारी जिम्मेदारी पर्यटन के सर। ऐसी ही स्थिति जंगलों में लगने वाली आग की भी है। बीते हफ्ते देवप्रयाग के गोदान गांव की पूजा आग बुझाते हुए इतना झुलस गई कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पूजा की उम्र सिर्फ 21 साल थी। इस प्रकरण को और नजदीक से देखने पर सरकार की बेशर्मी और खोखले दावों की पोल कुछ और ज्यादा खुल जाती है। उत्तराखंड में बीते कई सालों से डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी स्थिति ऐसी है कि पूजा को अस्पताल पहुंचाने के लिए 4 बार एम्बुलेंस बदलनी पड़ी। अस्पताल पहाड़ में ही मिल जाए इसकी तो अब उम्मीद करना भी बेमानी बना दिया गया है, लेकिन देवप्रयाग से ऋषिकेश लाने के लिए भी अगर 4 बार एम्बुलेंस बदलनी पड़े तो स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति समझी जा सकती है। अखबारों में प्रकाशित खबरों के अनुसार 2 एम्बुलेंस तो खराब हो गई और तीसरी के ड्राइवर ने कहा कि ये मेरा क्षेत्र नहीं, लिहाजा आधे रास्ते पर ही वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही पीड़िता को छोड़ गया। आखिर में जब ऋषिकेश से ही एम्बुलेंस आई तब पूजा को एम्स लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उधर वन विभाग इस बात के लिए चिंतित है कि जिस आग में झुलसने से पूजा की जान चली गई वो जंगल की आग थी या नहीं। विभाग का कहना है कि आग सड़क के नीचे गोदान गांव में ही फैली थी, इसलिए इसे वनाग्नि नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अगर आप उत्तराखंड में वनाग्नि से हुई मौतों का आंकड़ा भविष्य में कभी देखें तो याद रखिएगा कि पूजा की मौत इसमें शामिल नहीं होगी। इसके लिए वन विभाग को अतिरिक्त बधाई कि उसने मौत का आंकड़ा 1 नंबर ज्यादा होने से बचा लिया। पूजा नहीं बच सकी, इसकी फिक्र किसे है। मौत से जूझती ऐसी ही स्थिति 32 साल के युवराज बिष्ट की भी है, जो इन दिनों देहरादून के मैक्स अस्पताल में एडमिट हैं। बीते दिनों एक कार दुर्घटना में वो घायल हुए थे और उनके 2 साथियों की मौत हो गई थी। युवराज की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उनके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। उनके पिता यशवंत बिष्ट ने लोगों से वित्तीय मदद की अपील की है। बारामासा के दर्शकों से हमारी अपील है कि अगर आप सक्षम हैं और युवराज के इलाज में मदद कर सकते हैं तो मिलाप.org पर युवराज के पिता द्वारा जारी की गई फंड रेजिंग रिक्वेस्ट देख सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुरूप उनकी मदद कर सकते हैं। डोनेशन करने के लिए मिलाप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। उसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पैलाग, नमस्कार।